मित्रों, आपको पता है कि समाज में मिर्गी नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। प्रत्येक गांव में इसके रोगी देखने को मिलते हैं। तो आइए इसके विषय में हम डॉक्टर के शुक्ला से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि मिर्गी क्या है, इसके क्या कारण है। डॉक्टर साहब, मिर्गी या इपिलेप्सी नामक बीमारी क्या होती है? देखिए, मिर्गी की बीमारी के बारे में बताने से पहले ब्रेन की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी जानना जरूरी है। आदमी का जो ब्रेन होता है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को भी 3 भागों में बांटते हैं: सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम को भी 2 भागों में बांटते हैं, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि मिर्गी जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये ब्रेन से संबंधित है और ज़्यादातर इसकी शुरुआत जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ही होती है, इसलिए इसको जानना जरूरी था। तो आपने पूछा कि मिर्गी क्या होती है, तो मिर्गी जो है इट इज ए साइन सिम्टम ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, इट इज कॉल्ड इपिलेप्सी। कहने का मतलब ये है, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या ब्रेन में न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उस समय शरीर में हमारे झटके आने लगते हैं, उसी को हम मिर्गी कहते हैं। यही है मिर्गी। दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये है कि मिर्गी कितने प्रकार की होती है? देखिए, मिर्गी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहला फोकल सीजर और दूसरा है जनरलाइज्ड सीजर। फोकल सीजर में ब्रेन के एक तरफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या ब्रेन के एक तरफ किसी भी पार्ट में जब न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसको हम फोकल सीजर कहते हैं। और फोकल सीजर शरीर की एक ही तरफ झटका आता है, इसमें दोनों तरफ नहीं आता। और जो जनरलाइज्ड इपिलेप्सी है उसमें पूरे ब्रेन में न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है और पूरे शरीर में झटके आने लगते हैं, तो उसको हम जनरलाइज्ड इपिलेप्सी कहते हैं। इसमें और भी तमाम सब डिवीज़न हैं, ये तो मैंने मुख्य प्रकार बताया, इसमें और भी प्रकार हैं। जैसे फोकल इपिलेप्सी में है विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, फोकल मोटर, फोकल सेंसरी विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर, टॉनिक, क्लोनिक, टॉनिक और क्लोनिक, ये जो है फोकल इपिलेप्सी में हो गए। और दूसरा जो मैंने बताया है जनरलाइज्ड इपिलेप्सी, इसमें भी कई सब टाइप हैं। जैसे टॉनिक क्लोनिक है, अब्सेंस सीजर है, अब्सेंस मायोक्लोनिक सीजर है, आईलिड मायोक्लोनिया है, मायोक्लोनिक सीजर है, टॉनिक, एटोनिक और क्लोनिक, इतने प्रकार हैं जनरलाइज्ड इपिलेप्सी में। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लक्षणों की बात अगर हम करें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मिर्गी किस टाइप की है, क्योंकि टाइप के अनुसार लक्षण अलग अलग आते हैं। अगर हम फोकल सीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहला सब डिवीजन आता है विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको हम सिंपल पार्शल सीजर भी कहते हैं। इसमें 2 सब टाइप हैं, फोकल मोटर और फोकल सेंसरी। फोकल मोटर सीजर में इसमें होता है कि शरीर के एक तरफ, हाथ में या पैर में या चेहरे में या ट्रंक में झटके आने लगते हैं, इसको हम फोकल मोटर सीजर कहते हैं। फिर इसी में एक सब टाइप है फोकल सेंसरी। फोकल सेंसरी का मतलब ये होता है कि इसका झटका तो फोकल होता है, मतलब ब्रेन के एक भाग में पैदा होता है, लेकिन सेंसरी लक्षण आते हैं क्योंकि हमारे शरीर में 5 सेंसरी अंग हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इनसे संबंधित लक्षण आने लगते हैं, तो इनको हम सेंसरी लक्षण कहते हैं। जैसे आँख से संबंधित लक्षण अगर आता है तो हमें धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, कभी कभी डबल दृष्टि दिखाई पड़ने लगती है। कान से संबंधित कभी कभी लगता है कि कोई घंटे की आवाज़ आ रही हो। नाक से संबंधित कभी कभी कोई सुगंध या दुर्गंध की फीलिंग होने लगती है। जीभ से संबंधित अगर लक्षण आते हैं तो कोई स्वाद किसी चीज़ का आने लगता है।
और त्वचा से संबंधित अगर लक्षण आते हैं तो लगता है कि जैसे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हों या पानी बह रहा हो, इस तरह के लक्षण आते हैं, तो इनको हम फोकल सेंसरी लक्षण कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है फोकल सीजर का, वो है विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर भी कहते हैं। ये बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चा क्लास में होता है या कहीं भी होता है तो बैठे बैठे वो ऐसे खो सा जाता है, आकाश की तरफ ऐसे देखने लगता है। इसको जो है कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर कहते हैं। और तीसरा है इसी में सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर। इसमें सीजर तो फोकल होता है, ब्रेन में एक तरफ पैदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ भी चला जाता है। पूरे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रल एक्टिविटीज होने लगती है। तो झटका भी शरीर के एक तरफ शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे पूरे शरीर में दोनों तरफ फैल जाता है। इसको हम सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। इसी में है टॉनिक सीजर। टॉनिक सीजर में शरीर जो है एक कड़ा हो जाता है और एक ही तरफ, जैसे हाथ है, पैर है या कोई मसिल है या मसिल ग्रुप है, कड़ी हो जाती है। इसको हम टॉनिक सीजर कहते हैं। फिर क्लोनिक सीजर भी आता है इसी में। फोकल क्लोनिक में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है और आदमी गिर पड़ता है, इतना ढीला हो जाता है। फिर छठवां है टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर का, टॉनिक का मतलब ये होता है शरीर का कड़ा होना, स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। और क्लोनिक का मतलब है झटके आना। मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है, तो उसको हम क्लोनिक कहते हैं। शरीर के अगर एक ही तरफ झटके आते हैं टॉनिक क्लोनिक, तो उसको हम फोकल सीजर कहते हैं। अगर दोनों तरफ झटके आते हैं तो इसको हम जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। तो ये तो बात हुई फोकल सीजर की। अब जनरलाइज्ड सीजर के लक्षण हम बता रहे हैं। जनरलाइज्ड सीजर में सबसे पहला, सबसे कॉमन और सबसे टिपिकल लक्षण जो एपिलेप्सी होती है, उसको हम कहते हैं टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक क्लोनिक कहते हैं इसको। पहले जो है ग्रांड माल एपिलेप्सी भी कहा जाता है। एपिलेप्सी के जितने केस हैं, इनमें 30% एपिलेप्सी इसी तरह की होती है। और इसमें होता यह है कि सबसे पहले शरीर कड़ा हो जाता है, उसके बाद गिर जाता है मरीज। गिरने के बाद झटके आने लगते हैं, हाथ पैर झटकने लगता है, वो मुंह से कभी कभी झाग आने लगता है, कभी कभी पेशाब निकल जाता है। ये झटका 2-3 मिनट तक रहता है, उसके बाद झटका खत्म हो जाता है, लेकिन मरीज बेहोश रहता है। कई मिनट तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक बेहोशी रह सकती है। तो इसको जो है ग्रांड माल एपिलेप्सी कहते हैं। लेकिन जनरल सीजर में जो दूसरा सब टाइप है वो है अब्सेंस सीजर। अब्सेंस सीजर में भी 2 तरह के होते हैं, टिपिकल सीजर और एटिपिकल सीजर। टिपिकल सीजर को पेटिट माल कहते हैं। इसमें भी वही होता है, बच्चा बैठे बैठे आसमान की तरफ ताकने लगता है, कभी कभी लिप स्मैकिंग होती है, ऑटोमेटिज्म होता है, ओंठ कभी कभी चलाने लगता है, जैसे लगता हो कोई चीज़ चबा रहा हो। तो इसको हम पेटिट माल एपिलेप्सी कहते हैं। और एटिपिकल सीजर में लक्षण तो वही आते हैं पेटिट माल के ही, लेकिन ये सीजर थोड़ी देर तक रहता है, इसलिए इसको हम एटिपिकल कहते हैं। जनरल सीजर में ही तीसरा सब टाइप है अब्सेंस मायोक्लोनिया। इसमें ऐसा होता है, मरीज को लगता है जैसे बिजली का झटका लग गया हो, मरीज गिर भी सकता है। इसको अब्सेंस मायोक्लोनिया कहते हैं। चौथा सब टाइप है आईलिड मायोक्लोनिया। इसमें आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। 5वां सब टाइप है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक में 2 सब डिवीजन है, मायोक्लोनिक टोनिक और मायोक्लोनिक एटोनिक। मायोक्लोनिक टोनिक जो झटका है, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा एकाएक गिर पड़ता है, झटके से। हाँ, झटके से गिर पड़ता है और फिर उठ पड़ता है। तो लोग तो समझते हैं वैसे ही गिर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिलेप्सी का एक टाइप है। और मायोक्लोनिक एटोनिक, इसमें शरीर ढीला हो जाता है और बच्चा गिर जाता है। इसी में एक है टॉनिक। टॉनिक में जो है शरीर कड़ा हो जाता है और इसमें मरीज इस तरह से गिरता है जैसे कोई पेड़ गिर रहा हो,
बहुत तेजी के साथ। हाँ, तेजी के साथ तो बिल्कुल खड़ा खड़ा गिर जाता है। जी इसको जो है जनरल टॉनिक सीजर कहते हैं। जी और एक है जनरल एटॉनिक सीजर। इसमें शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है जी और गिर पड़ता है। जी इसमें ढीला होने की वजह से गिरता है। जी जिसे कोई गुड़िया गिर जाए जी जी इस तरह से गिरता है। जी इसको हम एटॉनिक सीजर कहते हैं। जी और अंत में जो जनरल सीजर की सब कैटेगरी है वो है क्लोनिक सीजर की। जी क्लोनिक सीजर में ये होता है कि इसमें शरीर में झटके आते हैं। जी अगर झटका शरीर के एक ही तरफ आता है जी तो इसको हम फोकल सीजर कहते हैं। जी। अगर झटका दोनों तरफ आता है जी। तो इसको हम जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। और कभी कभी झटका एक तरफ शुरू होता है और दोनों तरफ चला जाता है, पूरे शरीर में होने लगता है, जी। तो इसको हम टॉनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। जी। मिर्गी के लक्षण जानने के बाद अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मिर्गी के क्या कारण होते हैं, मिर्गी के कारण क्या होते हैं, ये आप बताइए। देखिए, मिर्गी के कई कारण होते हैं। जी पहला कारण तो जेनेटिक है। जी अगर माता में या पिता में या माता पिता दोनों में जी मिर्गी की बीमारी है जी तो बच्चों में भी हो सकती है। सभी बच्चों में तो नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चों में जी हो सकती है। जी दूसरा है फेब्राइल कन्वर्जन। जी बच्चों में अगर तेज बुखार चढ़ जाता है जी तभी मिर्गी के झटके आने लगते हैं। जी इसको फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं। तीसरा कारण है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। अगर ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें कोई बीमारी हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, जी तो इसको सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज सीजर कहते हैं। जी इसका चौथा कारण है ब्रेन में अगर ट्यूमर है, स्ट्रोक है या ब्रेन डैमेज है, किसी तरह का बर्थ इंजरी है, जी जन्म के समय बच्चे के सिर में चोट लग जाए, इसको बर्थ इंजरी कहते हैं। सेरिब्रल एनाक्सिया है, ऑक्सीजन ना मिले, बच्चा अगर देर तक रोए ना जी जी तो ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में जी और इससे भी जी ये बीमारी हो जाती है। जी अगर इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में कोई, जी जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और या इन्फ्लेमेशन हो सकता है ब्रेन में, तो इससे भी ये बीमारी हो जाती है। जी अगर तमाम दवाएं ऐसी हैं जिससे मिर्गी का झटका आने लगता है, जैसे पेनिसिलिन देने से भी होता है, आइसोनाइजिड देने से, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन देने से भी झटके आने लगते हैं कभी कभी। जी और झटके का एक सामान्य कारण है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। जी ब्रेन में अगर टेप वर्म का लार्वा चला जाता है तभी झटके आने लगते हैं। जी ये कारण है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या ग्लूकोज की अगर कमी हो जाए, जी इसके हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, जी तब भी इसके कारण भी हाँ, इसके कारण भी झटके आने लगते हैं। जी अगर कोई शराबी है, बहुत शराब पीता है जी और एकाएक छोड़ दे, जी तब भी झटके आने लगते हैं मिर्गी के। बुढ़ापे में अल्जाइमर डिजीज है, इसके कारण भी झटके आने लगते हैं। इस तरह से मिर्गी के झटकों के बहुत कारण हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मिर्गी के झटकों के कारण आपने बताए। हम जानना चाहेंगे कि मिर्गी का निदान कैसे किया जाए अथवा मिर्गी से छुटकारा कैसे पाएं। समाज में मिर्गी के बहुत सारे रोगी देखने को मिलते हैं, तो ये मिर्गी से छुटकारा कैसे पाएं। देखिए, पहले तो हम निदान की बात करेंगे जी कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बने, मतलब कैसे हम पता करें कि इसको मिर्गी की बीमारी है। जी तो इसके लिए पहले जो झटके आते हैं, झटकों का नेचर देखेंगे हम। जी झटका एक तरफ आता है कि दोनों तरफ आता है, शुरुआत कहाँ से होती है, जी इस तरह का हम पता लगाएंगे। जी उसके बाद जी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईईजी कराते हैं और इससे बीमारी की डायग्नोसिस बन जाती है। लेकिन 50% केस में तो जांचें एबनॉर्मल आती हैं जी और शेष 50% में नॉर्मल जांचें आती हैं। जी तो जब हम नहीं पता लगा पाते कि ये किस टाइप की मिर्गी है, डायग्नोसिस नहीं बन पाती, तो इसको हम अननोन एपिलेप्सी कहते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इसका उपचार क्या है, कैसे रोगी को उपचार किस प्रकार मिले कि जो है इससे छुटकारा पा जाए। देखिए, मिर्गी की बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, थर्ड लाइन ड्रग, जी
कई तरह की हैं। जी। पहले तो हम फर्स्ट लाइन रख देते हैं, जी अगर इससे नहीं काम चलता तो सेकंड लाइन रख देते हैं, जी अगर उससे भी काम नहीं चलता तो थर्ड लाइन रख देते हैं। जी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, पहले भी दवाएं थी, अब भी अच्छी अच्छी दवाएं हो गई हैं, जैसे कार्बामाजेपिन, सोडियम वॉल्प्रोएट, वॉल्प्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन सोडियम, लाइमोट्राइजिन, लियोट्रासिटाम, क्लोनाजिपाम, प्रेगाबैलिन, ये सब अच्छी अच्छी दवाएं हैं। होम्योपैथी में भी इसकी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जैसे क्यूप्रम मेटालिकम है, सिक्यूटा विरोजा है, ब्यूफोराना है, कल्केरिया फास है, कल्केरिया कार्ब है, कास्टिकम है, बेलाडोना है, सल्फर है, ये सब अच्छी अच्छी दवाएं हैं, लेकिन लक्षण के अनुसार दी जाती हैं। जी अगर लक्षण मिला करके आप देंगे जी तो बहुत फायदा करती हैं, अगर लक्षण नहीं मिलेगी तो नहीं काम करेगी। डॉक्टर साहब, इस बीमारी की जो मिर्गी की बीमारी है, इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? देखिए, प्रोग्नोसिस इसकी बहुत अच्छी तो नहीं है, जी क्योंकि 60 से 70% केस जी तो बीमारी से आराम हो जाते हैं, रिलीफ मिल जाती है, जी लेकिन 30% केस ऐसे हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, जी डॉक्टर दवा काम नहीं करती। जी तो ऐसी हालत में हम मरीज को न्यूरोसर्जन के पास भेजते हैं। जी डॉक्टर न्यूरोसर्जन सर्जरी की सलाह दे सकता है। जी जिस केस में दवाइयाँ नहीं काम करती, जी डॉक्टर उसमें कभी कभी सर्जरी से लाभ मिल जाता है, जी इसलिए 30% केस को हम रिफर कर देते हैं न्यूरोसर्जन के पास सर्जरी के लिए। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी आदमी को मिर्गी का दौरा आ जाए तो हमें करना क्या चाहिए उस टाइम? देखिए, अगर मिर्गी का दौरा आ जाए जी तो सबसे पहले उसके आसपास जो नुकीली चीज़ें हैं, धारदार चीज़ें हैं, जी उनको अलग कर देना चाहिए, जी जिससे मरीज को चोट न लगे। जी दूसरी चीज़ ये है कि मरीज को करवट लिटा देना चाहिए। जी अगर सीधा लेटा रहेगा तो उसमें जो झाग बनती है जी। वो सांस नली में चली जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए उसको करवट कर देना चाहिए। जी तीसरी बात यह है कि मरीज के सिर के नीचे चाहे मुलायम कपड़ा लगा दें, चाहे तकिया लगा दें कोई, जिससे रगड़ से उसके सिर में चोट न लगने पाए। जी। चौथी बात यह है कि घबराना नहीं है, जी 2-3 मिनट में झटके शांत हो जाते हैं, जी मरीज शांत हो जाता है, उसके बाद बेहोशी आ जाती है, जी। बेहोश रहता है काफ़ी समय तक, जी लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर झटके 5 मिनट से ज़्यादा समय तक आ रहे हों या बार बार आ रहे हों जी तो 108 नंबर डायल करें और मरीज को हॉस्पिटलाइज कर दें। जी वहाँ पर उनकी देख रेख होगी, दवा भी अच्छी होगी, डायग्नोसिस भी बन जाएगी। जी डॉक्टर साहब, सीजर, इपिलेप्सी, इपिलेप्टिक सिंड्रोम एवं अननोन इपिलेप्सी क्या होती है? देखिए, दीज आर सिमिलर वर्ड्स जी बट देयर आर सम डिफरेंस इन दीज वर्ड्स। जी सीजर इज an acute condition. जी Seizure is an acute condition. जी If 1 or 2 episodes are seen, जी it is called seizure. जी But if recurrent seizures occur, जी or more than 2 seizures जी occur, जी। then it is called epilepsy. जी But epileptic syndrome जी is if we don't find the cause of epilepsy, जी then it is called unknown epilepsy. जी But epileptic syndrome is जी specific epilepsy. जी If we diagnose specific epilepsy जी by the investigation, जी जी such as CT scan, MRI, EEG, जी जी then it is called जी epileptic syndrome. जी। अभी आपने डॉक्टर के शुक्ला जी से मिर्गी की बीमारी, लक्षण एवं उपचार के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।